अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज नाइट सादिया अफसाल के साथ। नाज़रीन, सियासतदान जो कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवामी मैंडेट से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचते हैं, लोगों के हजारों लाखों वोट के बाद पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेशन कानून साजी जिनका काम है, अवाम की फलाह बहबूद के, मुल्क की फलाह बहबूद के फैसले करना जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बाज़ औक़ात यही अवामी नुमाइंदे आपको इस किस्म के रूप में नजर आएंगे कि अवाम खुद भी इन्हें अपने अवामी नुमाइंदे कहते हुए शर्माने लगेंगे। अक्सर ऐसी जुमलेबाजियां, अक्सर ऐसी सियासत में इस किस्म के किसी की किरदार कुशी करना या इस किस्म के बयानबाजियां करना कि अवाम में भी एक बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी पाई जाए कि हमने इन्हें अपने कामों के लिए या अपनी भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए यहाँ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, जो एक सियासत में ये कल्चर बन चुका है, एक दूसरे के खिलाफ बात करना, एक दूसरे को गालियां देना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, आखिर हम अवाम कब तक ये चीज बर्दाश्त करते रहेंगे? आज प्रोग्राम में मौजूद बहस भी यही रहेगा कि आखिर हमारी सियासत ये कल्चर का खात्मा कैसे मुमकिन होगा और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, किसको आगे आना होगा और इस कल्चर को, इस निजाम को सही करने के लिए क्या करने की जरूरत है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांदियो, आप वफाकी वजीर कानून हैं। बहुत शुक्रिया चांदियो साहब, अपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपके साथ तशरीफ रखते हैं राना अफजाल हुसैन, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। और मेरे तीसरे मेहमान हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर, सितारा इम्तियाज, मेंबर कौमी असम्बली है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। और मेरे चौथे मेहमान थोड़ी देर में मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, सेनेटर तलहा महमूद। चांदियो साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जिस कल्चर की जानिब इशारा हम कर रहे हैं और सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता, अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट नहीं, वक्तन फवक्तन इस किस्म की सियासतदानों की जानिब से बातें सामने आती हैं। आखिर वजह क्या इसकी? पहले तो मैं एक पल के लिए आपकी गुफ्तगू पे बोलना जरूरी समझता हूँ। ऐसे लगता है जैसे आजकल पूरा हर जगह का प्रोग्राम, टीवी का भी आज मैंने देखा पहली बार, पूरे एक गिरोह को कंडेम करने का चल निकला है। आपने गुफ्तगू में किसी को अलग नहीं किया, मजबूरी तौर पूरी सियासतदानों को कह दिया है, मजबूरी तौर पूरे सियासी कल्चर को खराब कर। सियासतदानों की वजह से ही होता है ना। मैं मजहबी हल्के में से लोग दिखाऊं जिनको लोग सजदा करते हैं, कई मकाम पर ऐसे उनके काम है कि आदमी को उल्टी आने लग जाए। सहाफत में से लोग दिखाता हूँ, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग दिखाता हूँ जिनको लोग पूछते हैं, लेकिन जब उनके पास कई चीजें हैं, उनकी कई अब तो आगे कंप्यूटर के जरिए सारी दुनिया उनसे वाकिफ है, उनको देखने और जिस अंदाज से बैठते हैं, फिर जो उनका रवैया होता है, जो उनके काम होते हैं वो भी देखें। तो मजबूरी तौर पर किसी भी गिरोह को हम नहीं कह सकते कि एक मीडिया के आदमी ने किया नहीं। मीडिया में फरिश्ता सिफत लोग भी हैं जिनको लोग मजबूत हो गए। आपने कहा सियासत कल्चर, एक सियासतदान है जो कुर्सियों के लिए मारे मारे फिरते हैं, वजारत के लिए अपने उसूल कुर्बान करते फिरते हैं। एक शासन हमारे कायद जुल्फ़िकार भुट्टो भी है जो कत्लों है, जिन्हें फांसी कबूल कर ली अपने उसूलों की खातिर, और जो कि उन्होंने फैशन की तौर पर दहशतगर्द को बुरा नहीं कहा, उसने फैसली बयान फैसल के बयान नहीं दिए, तो अमली तौर पर सुन किया, उसको कीमत मिली नहीं। तो बाद साजदान है वो बैठे, तो बहरहाल ये तभी जरूरी है कि कुछ लोग हैं जो वाकई उसूलों की बात करते हैं, ठीक है, और शाही दिल की नजदीक इबादत है वो हर। अच्छा, ये भी एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टी में से लोग मिलते हैं। मैं मुस्लिम लीग के आजकल जावेद हाशमी साहब है, उनके बयान देखे मुझे उनके लिए इज्जत आती है, तो हमारी पार्टी है, हमारे दोस्त सामने बैठे उनमें कई लोग ऐसे ऐसे, तो तनकीद हो सकती है। अब रहा सवाल क्यों है, वो इसलिए है कि जमहूरी रवायत का यहाँ रवायतों ने जड़ें नहीं मजबूत की। अगर वहां सिर्फ सियासत में अमल देखा जाए, खुलूस देखा जाए और काबिलियत देखी जाए, वफादारी भी देखी जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जहां ये पता चल जाता है कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स वही है, लफ्जात को वो भूल चुके हैं, अब हर हाल में लीडर आपको लगता है कि ये जिन लोगों की जानिब से जो चंद, आप चंद कह रहे हैं ना, चंद सियासतदान, हर जगह पे आप कह रहे हैं कि जो जनरलाइज मैं ना करूं, ठीक है, ये जो चंद सियासतदान इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हो रही है? उनको कोई उसूलों से वास्ता नहीं है। उनको देखिए, अगर उसूलों से काम ले
तो समझे कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सियासत का आगाज करना होगा, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना होगा। जिन माशरों को मिसाल देते हैं हम पीपल्स पार्टी पर और हुकूमत में तनकीद करते हुए, जो मिसाल जिन माशरों को दी जाती है वह एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता है। जहाँ जहाँ पर घूर के देखो तो बर्दाश्त नहीं होता, तो बातें कहाँ बर्दाश्त तो नहीं है। इस किस्म का बयान, इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ अफसोसनाक बातें जिनकी करता एक है, गालियां अगर एक भी बंदा ऐसा होगा तो फिर आपको ओवरऑल का निशाना बनाया जाएगा। राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये पहली बार इस किस्म की बयानबाजी नहीं की है। पहले भी उनके अक्सर सलमान तासीर साहब जब जिंदा थे उनके हवाले से किस कदर उनके सख्त बयानात आते थे, तो ये क्यों है? आपकी पार्टी के हैं और वो पंजाब के वजीर कानून हैं, तो क्यों उन्हें क्यों नहीं रोका टोका जाता है? कहा जाता है नोटिस लेंगे, क्या नोटिस लिया अभी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सादिया मैं इनके जो है ना उस बात से मैं मुतफिक हूँ कि आपने जो जनरलाइज किया और ख़ास तौर पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके मतलब जो आपके जो है परसेप्शन है वो मेरा ख्याल है कि वो आपका गलत है। आप अगर अभी देख लें कहीं बाजार में या किसी गांव में किसी देहात में, तो लोग इसी जो चंद लोगों की बात हो रही है उन चंद लोगों की वजह से तनकीद करते आपको नजर आएंगे। राना ये अवाम का हक है जी कि वो जो अपने अवामी नुमाइंदे हैं उनको क्रिटिकली उनका जो है एक्सपेक्ट नहीं करते उनके बिहेवियर को, उनके काम को, उनकी सर्विसेज को, उनकी जो अपनी नुमाइंदगी है उसको देखें कि वो नुमाइंदगी का हक अदा कर रहा है या नहीं कर रहे, तो ये उनका हक है कि उनको क्रिटिकली देखें। हाउएवर ये जो आपका ये इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। देखें बात ये है कि हमारी जो अपोजिशन है इसमें नेशनल असेंबली में, बल्कि पूरी पार्लियामेंट में यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास की गई है ड्रोन, और फिर अभी वो ब्रीफिंग जॉइंट आपको आते में ये बात है कि अभी जॉइंट सेशन में जो है वो ब्रीफिंग हुई और उसमें भी एक जो उसका रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट उसका ये हुआ नतीजतन एक रेजोल्यूशन जो है ना वो यूनानिमसली पास हुई। उसका देखें बात ये है कि जब तक अभी वो ये इनका मैं एग्री करता हूँ कि अभी मैच्योरिटी है, प्रोसेस जो है ना वो जब चलेगा प्रोसेस से गुजरेंगे, कोई टाइम लगेगा, कोई 4, 5, 10 इलेक्शन होंगे। कौमों की जिंदगी में 40-50 साल जो है ना उनकी कोई हैसियत नहीं होती। नहीं सही है, लेकिन मैं अभी इस वक्त उन ड्रोन हमलों की बात कर रही हूँ जो राना सनाउल्लाह की तरफ से आए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप वो दूसरे ड्रोन हमलों की तरह मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो देखें जब कोई बंदा अनरीजनेबल हो जाए, मैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, आपने उनका जिक्र कर दिया सलमान तासीर साहब, जब आप इतने अनरीजनेबल हो जाएं टुवर्ड्स एक वो पार्टी के और पार्टी की स्पेशल पार्टी की लीडरशिप की, तो और फिर आपको एक वक्त आता है और फिर आप उस पर उसको जारी रखते हैं, उसको अपनी वो जो है ना अनरीजनेबिलिटी को, तो ऑब्वियसली फिर आगे से कुछ जवाब तो आना है ना। जब वो आप आगे से कुछ जवाब देते कहते हैं इसी तरह अब उन्होंने बाबर रवान साहब ने जो है वो रिप्लेस कर लिया उनको, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपने को उनका मतलब रेफर कर दिया, वो जिक्र कर दिया आपने, तो इसलिए उनका भी जिक्र मुझे मतलब कि वो करना पड़ा। मैं ये कहता हूँ कि ये जब बात हुई मैंने नहीं उनका कुछ मेरे नजर से नहीं गुजरा या मेरे इल्म में नहीं आया ये उनका बयान। असेंबली में जब ये उसका जिक्र हुआ तो हमारे जो वो साद रफीक साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने उठ के कहा कि ये गलत बात है, अगर उन्होंने की है तो हम उनकी जो है ना उनकी पार्टी लेवल पर उनकी पूछताछ करेंगे, और अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं उससे माजरत खा हूँ। ये ख्वाजा साहब ने कहा। तो यहाँ पे एक ये उनसे कोई पूछताछ हुई थी? नहीं, वो तो अभी प्रोसेस होगा ना, अभी नहीं। मेरी सुनो सादिया, पहले मेरी लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स।
ابھی وہ الفاظ تو یاد ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے کہے، جو سعد رفیق نے جو اسمبلی میں اٹھ کے بات کی، بالکل ہم تو یہ بات کی کہ ہم اس معاملے کا نوٹس لیں گے. میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، چند لوگ، کیونکہ آپ کا اختلاف اس سے ہوا نا کہ آپ نے جنرلائز کیوں کیا، تو ان چند لوگوں کی وجہ سے جو اوور آل کلچر کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایک تنقید کا نشانہ سارے اچھے لوگ بھی بن رہے ہیں، اس کلچر کو ختم کرنے کی بات یہ ہے ساریہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب وہ نہیں ہوتا، محاورتاً وہ کوئی بات کر جاتے ہیں تو اس کا لٹریری اگر میننگ لے لیا جائے تو یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لٹرلی، میں آپ سے کہتا ہوں بات کہ وہ محاورہ تن بابر آواز واجب القتل ہے، دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایم پی تھے لاہور میں نام ان کا بھول گیا ہوں، بڑا اچھا نام تھا، مزے والا نام تھا ان کا، جو انہوں نے صحافیوں کو اچھا نام تھا تو بھول کیسے گئے آپ؟ وہ انہوں نے کچھ کہا صحافیوں کے لیے، اور میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے کہا کہ یہ بڑی سخت بات ہے اور اس کا نوٹس لیا جائے گا، ڈسپلن ایکشن اٹھائیں گے، کر دیں گے. آج تک وہ وہی ہے، کوئی اس کو نہیں ہٹا سکتا. کیوں؟ ریزن کیا آپ کو نظر ابھی آپ سے بات کرتے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیمات دیتے ہیں کہ کسی بڑے کا ادب کرو، ہماری بلکہ ہم اپنی تحریک کی اگر بات کرتے ہیں، متحدہ کی بات کرتے ہیں، ہماری قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا سبق ہی یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے استادوں کا احترام کرو، اور میرے خیال میں یہ ہر گھر کے اندر جو ہے یہ سبق دیا گیا ہے، ہمارے کلچر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. تو معاملات جو ہیں یہ اس طریقے سے غصے میں آنا، جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو برداشت کرنے کی ہم لوگوں میں ہمت نہیں رہی، لیکن ہم لوگ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں، ہم لوگ لاکھوں لوگوں کے الیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اجلاس ایوانوں میں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو حل کریں. آج قوم جو ہے بے روزگاری کا ایک بہت بڑا سیلاب دیکھ رہی ہے، آج عوام جو ہے لا اینڈ آرڈر کے ایک حالات سے گزر رہی ہے، ایک معاشی ایک بہت بڑی ہمارے پہ تباہی کی صورت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک نازک مسائل سے گزر رہا ہے. اگر ہم اس ذاتیات کے اندر رہ کر، تو ہم مجھے ایک بات بتائیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے جس ووٹر نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے اس کا میں امانت دار ہوں. میں بلکہ یوں کہتا ہوں کہ ایک جو سیاست دان ہے اس کی ایک بیکاری سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے، وہ ووٹ لینے جاتا ہے تو اس وقت جا کر ایک گلی کے نالی صاف کرنے کا یہاں ہاتھ لگاتا ہے، ایک مزدور کو گلے لگاتا ہے، ایک ہاری کو، ایک جوتے پالش کرنے والے کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے میرے بھائی ہیں. لیکن جس سے ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو ہم کلب کے کپڑے پہن کر اس آدمی سے ملتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدبو آ رہی. تو ہم یہ بات بتائیے کہ ایک امانت میں جو خیانت کر رہے ہیں، ہم اس کے حق کی بات نہیں کر رہے. آج ہم 3.5 سال ہو گئے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے، ہم نے کس کی بھوک کو کم کیا؟ کس کو ہم نے امن دیا؟ ہم نے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کیا، تقریریں کی، ایک کو اچھا کہا، ایک کو برا کہا. اگر میں نے کوئی اچھا پروجیکٹ کر دیا تو آپ آئیے، ہمت کریے اور کہیے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جی کیونکہ گورنمنٹ نے کیا تھا اس گورنمنٹ کو میں نہیں مانتا. آپ نے بات کی محاورے والی میں خبر پیدا کرنا پڑے گا. ایک اپنے اندر جو ہے یہ جذبات کو ختم کر کے ہمیں ایک مہذب معاشرے کی طرح بیٹھ کر کے ساتھ بیٹھ کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. یہ خالد صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جب سیاست دان الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھیڑی بن کے عوام میں جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں. تو عوام آپ اکاؤنٹیبل بھی تو ہے نا، عوام بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو یہاں پہ ہونا تھا نا ڈسکشن، وہ اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری جو پارلیمنٹ کی کارکردگی کیا ہے، گورنمنٹ کی کارکردگی کیا ہے، اور لوگ جو کرٹیکل پارلیمنٹ میں بیٹھے کی کارکردگی کیا ہے، عوام ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہے اتنے وہ گالیاں نکال رہے، وہ کہہ رہے وہ گورنمنٹ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ